हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। और इसी का हम स्पेशल केस फिर लेंगे मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन। और इसी से हम और एक चीज डिराइव करने वाले हैं, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप एंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो आज हम इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आ सकता है। सो वी सपोज दैट वी हैव अ बॉडी हियर। मेरे पास एक बॉडी यहां पे है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखी गई है। देखो ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक बॉडी रखी हुई है जिसका कुछ मास होगा। वी सपोज दैट m is the mass of the body which is placed on the inclined plane। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखोगे, हमें निकालना क्या, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा होना चाहिए कि बॉडी जो है वो नीचे जा रही हो, बॉडी जो है वो नीचे आ रही हो, ठीक है ना। अच्छा, बॉडी नीचे कब आएगी? अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज याद होगा, अगर ये वाला एंगल जो आप यहां पे बना रहे हो, अगर ये वाला एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, आपको याद होगा मिनिमम एंगल जो यहां पे बनेगा कि बॉडी नीचे आने के लिए तैयार होगी लेकिन नीचे नहीं आई होगी, अभी बॉडी रेस्ट में ही होगी। ये आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में। वो वाला एंगल इंक्लाइंड प्लेन का जिस एंगल पे बॉडी जो है दैट इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, वो नीचे आने के लिए तैयार है लेकिन अभी नीचे नहीं आई है, मतलब अभी भी बॉडी रेस्ट में है, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज के नाम से जानते हैं। और अगर आपने इंक्लाइंड प्लेन को इतना ऊपर किया है दैट आपने इसी एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल सबटेंड कराया इसको, तब ये बॉडी नीचे आना स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब यह है कि पहले एक चीज पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज पे बॉडी रेस्ट में ही होती है, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन होती है। लेकिन जब आप एंगल को बढ़ाते हो तब एक ऐसा एंगल आता है, तब एक ऐसा एंगल आएगा कि जो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा और बॉडी नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी। हम वैसे अज्यूम करेंगे दैट हमारे पास एक बॉडी है और इसका मास m है और इसको एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है जो एंगल थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, सच दैट ये एंगल थीटा जो आप देख रहे हो इट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। इसका मतलब ये है, जब मैं ये बात बताऊं कि ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी हमारे पास दी गई है ये बेसिकली नीचे स्लाइड डाउन होगी। सो वी सपोज दैट बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन। तो जब नीचे बॉडी आएगी तो इसका मतलब ऊपर की तरफ इसको फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है। बॉडी नीचे की तरफ आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज आप जानते हो दैट फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अब इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे। इस बॉडी पे सर पहले mg लगेगा नीचे की तरफ, ये देखो ये पहले mg इस पे नीचे की तरफ लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सर फिर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी, ये मैं नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज नॉर्मल टू द बॉडी। ये देखो, सॉरी मैं नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, एन में नाम देता हूं इसको, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, या आर में इसको नाम देता हूं। अब आप जानते हो दैट ये एन जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है और ये mg जो है ये काम नहीं कर रहे। हमने पूछा कैसे काम नहीं कर रहे। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन काम करती तो इसका मतलब ये था कि ब्लॉक ऊपर की तरफ भी जा रहा होता, लेकिन ब्लॉक की मोशन ऊपर की तरफ नहीं है, ब्लॉक की मोशन नीचे की तरफ नहीं है। ब्लॉक की मोशन किस पे है सर? वो तो इंक्लाइंड प्लेन पे है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये mg और ये n और mg काम नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये कैसे काम नहीं करेंगे सर? ये तो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स है, और हमें पता है कि जब बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट होगा तो ये बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगी। ये बॉडी तो ऊपर जानी चाहिए लेकिन ये ऊपर नहीं जाती, क्यों? क्योंकि mg के दो कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं।
क्योंकि हमें पता है दैट ये नॉर्मल रिएक्शन काम नहीं कर रहा क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, और ना ही ये mg काम कर रहा है क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ नहीं जा रही है। इसलिए हमने कहा कि कोई ना कोई तो होगा जो इस नॉर्मल रिएक्शन को फिर बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होता तब इस बॉडी की मोशन ऊपर की तरफ होती। हमने कहा कौन है वो? हमने कहा कि mg अपने आप को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये एक कंपोनेंट यहां से निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि इसे इस n को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि n का इफेक्ट बॉडी पे है ही नहीं। तो mg के दो कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं, एक कंपोनेंट इधर से जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली यहां से जाएगा। कहां से बोलो? सर वहां से जहां से ये पहले वाले कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और आपको बिल्कुल पता होगा कि दूसरा कंपोनेंट यहां से जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि दूसरा कंपोनेंट तभी फर्स्ट कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हमने mg को रिजॉल्व किया। अब देखो, अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ mg, ये पहला कंपोनेंट जो आपने बनाया, ये n के साथ बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और रहा कौन? सेकंड कंपोनेंट, ये बॉडी को नीचे लेके आएगा। जो बॉडी आप स्लाइडिंग में देख रहे हो, जो बॉडी आप नीचे आते हुए देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि दूसरा कंपोनेंट जो है वो बॉडी को नीचे ला रहा होगा। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, mg के बदले कौन कौन आया? सर 1 और 2 आया। 1 ने किसको बैलेंस किया? n को बैलेंस किया। बचाओ कौन? 2 क्या करेगा? 2 इसको नीचे लेके आएगा। ठीक है ना? और अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख रहे हो, देख पाते हो या देखा होगा, तब आपको याद होगा हमने कहा कि ये अगर थीटा है तो ये भी हमने प्रूव किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट दिस इज आल्सो थीटा। ये भी थीटा है। इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा? सर ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। किसका? mg का। तो ये होगा mg का cos थीटा, ये होगा। ठीक है ना? और ये कौन होगा? सर ये होगा mg का sin थीटा। क्या मैं ये मान के चलूं दैट नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के साथ बैलेंस हो जाएगी? मतलब ये n और ये mg cos थीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे, और सारी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर सारी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है। कौन बेटा? mg sin ऑफ थीटा। ठीक है ना? तो देयरफॉर मैं एक चीज आपको बताऊं दैट अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप पहले एंगल ऑफ रिपोज का लेक्चर देखो। एंगल ऑफ रिपोज में ये सारी चीजें डिस्कस्ड है, mg sin थीटा और ये थीटा वगैरह सब कुछ डिस्कस्ड है। तो आप वो लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाओ। सो n जो है वो mg cos थीटा के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन हमें मिलेगा दैट n विल बी इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। n जो है वो mg cos थीटा के साथ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना? ये पहली इक्वेशन होगी। ठीक, अब देखो, इस बॉडी का एफबीडी अगर बनाया जाए, ये n तो mg cos थीटा के साथ बैलेंस्ड है, ये तो खत्म हो गया। ठीक है ना? अब कितने फोर्स बॉडी पे रह गए? सर 2 फोर्स। कौन कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin ऑफ थीटा। ठीक है ना? बॉडी कहां जा रही है? सर डाउन एंड इंक्लाइंड। बॉडी तो नीचे की तरफ आ रही है। अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, समझो, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब बॉडी की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी। जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। इसका मतलब बॉडी की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, और ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। और ये वाला फोर्स एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, बॉडी नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन उधर से ही है, तो ये वाला फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, ये वाला फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है। तो हमें लिखना क्या पड़ेगा? mg sin थीटा पॉजिटिव रहेगा, f नेगेटिव रहेगा। अब बोलो कितना टोटल फोर्स होगा? mg sin थीटा माइनस f। तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना होगा? सर mg नहीं रहा, उसके बदले mg cos थीटा आ गया, लेकिन वो और ये आपस में बैलेंस हो गए, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है एफबीडी में। एफबीडी में वही फोर्सेस लिखेंगे जो बैलेंस नहीं हुए हैं। ये f और ये mg sin थीटा आपस में बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉडी की मोशन नीचे की तरफ है। अगर ये f और mg sin थीटा बैलेंस होते तब ये बॉडी रेस्ट में होती, लेकिन ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब इस बॉडी के पास कुछ एक्सेलरेशन होगी। अगर मैं अज्यूम करूं a इसकी एक्सेलरेशन है, तब इसका एफबीडी ये बताएगा कि इस वाले को पॉजिटिव ले लो। सो हम लिखेंगे नेट फोर्स कितना होगा बॉडी पे? नेट फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा?
नीचे की तरफ mg sin थीटा, जिसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि mg sin थीटा उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। माइनस f में ले रहा हूं क्योंकि f जो है फ्रिक्शनल फोर्स, ये कौन सी डायरेक्शन में है? इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। इज इक्वल, हमें पता है नेट फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो ये दूसरी इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। लेकिन आपको याद होगा, बट जो F है फ्रिक्शनल फोर्स, ये होता है म्यू टाइम्स एन, म्यू एस टाइम्स एन या म्यू के टाइम्स एन। अब हम म्यू मान के चलते हैं। ये म्यू क्या हो सकता है? ये म्यू एस भी हो सकता है, म्यू के भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके पास जो बॉडी है उसका स्टेट क्या है। क्या वो मोशन में है तो इसके पास काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, क्या वो रेस्ट में है तब हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यूज करेंगे। सो बट F इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय n इंप्लाइज, अगर मैं F की वैल्यू प्रॉपर्ली निकालूं तो F किसके बराबर आएगा? म्यू अपनी जगह पे रखेंगे, n जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वैल्यू पहले ही mg sin थीटा, सॉरी mg cos थीटा रखा हुआ है, cos थीटा रखा हुआ है। तो हमें मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी म्यू mg cos ऑफ थीटा। इस F की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करो तो मुझे क्या मिलेगा? इंप्लाइज mg, ये हो गया mg, फिर sin थीटा, फिर sin थीटा हो गया माइनस F की वैल्यू माइनस म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू ए, इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय ए। हम m की वैल्यू कॉमन निकालेंगे, यहां पे हम mg कॉमन निकालेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। मुझे लगता है कुछ ऐसे मिलेगा, mg को कॉमन करो, यहां क्या रहेगा? साइन ऑफ थीटा, माइनस यहां क्या रहा? म्यू, mg बाहर निकला तो क्या रहा? कॉस ऑफ थीटा, इज इक्वल टू क्या रहेगा? m मल्टीप्लाइड बाय a। ये m और ये m हम कैंसिल आउट कर सकते, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला। इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी? एक्सेलरेशन होगी साइन थीटा, साइन थीटा, देखो साइन थीटा माइनस माइनस म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय जी, मल्टीप्लाइड बाय जी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होगी जो नीचे की तरफ जा रही है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। हाँ, सो ए इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय जी। अब इसी केस को थोड़ा सा उल्टा करते हैं। अब अगर बॉडी नीचे की तरफ नहीं जा रही बल्कि हमने फोर्स एक्सर्ट किया, वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। अगर ये बॉडी नीचे की तरफ नहीं आ रही है बल्कि हमने एक फोर्स एक्सर्ट किया तो उसकी वजह से ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब इस टाइम बॉडी की मोशन किधर है? सर इस टाइम बॉडी की मोशन ऊपर की तरफ है। अगर बॉडी की मोशन ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा? सर फ्रिक्शनल फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन मिली हमें। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें जो लगने वाला एक्सेलरेशन होगा वो इतना होगा, ए इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू जी। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि एक्सेलरेशन निकाली क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता चलेगा कि अगर हमने एक प्लेन इंक्लाइन किया हुआ है और हमने उसको 60 डिग्रीज पे रखा हुआ है, ठीक है ना, हमने उसको 60 डिग्रीज पे रखा हुआ है इंक्लिनेशन में, इसका मतलब थीटा हमें पता होगा और हमें सरफेसेस के बीच में म्यू भी पता होगा, क्योंकि सरफेस का म्यू डिफाइंड है। कि हम फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चलाना चाहते हैं, इस प्लेन पे हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो टायर्स के बीच में और रोड के बीच में जो म्यू का वैल्यू है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, तो वो हमें पहले से पता होगा। अगर हमें यह पता चला कि हमने जो इंक्लाइन दिया हुआ है, हमने जो प्लेन इंक्लाइन किया हुआ है, ये कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइन किया, तो हमें पहले ही पता चलेगा दैट अगर इस पे गाड़ी चलेगी, रोल होगी, बॉडी रोल होगी, तब उस बॉडी की एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए था। अब सवाल यह है दैट अगर बॉडी नीचे के बजाय हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं, हम बॉडी को ऊपर खींचना चाहते हैं, तब जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन होगी? तब बॉडी की एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी ए इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन के बजाय एक साइन आ जाएगी प्लस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय जी। जरा इस रिलेशन को मैं डिराइव करता हूं कि अगर मैं बॉडी को अप द इंक्लाइंड प्लेन लेके जाता हूं, क्या प्लस साइन बीच में आएगी या नहीं आएगी? लेट अस सी, इफ द बॉडी मूव्स अप द इंक्लाइंड प्लेन,
तो पहले हमारे पास केस क्या था, बॉडी मूव्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, बॉडी मूविंग के बजाय डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन के बजाय अप एंड इंक्लाइंड प्लेन में गया। चलो देखते हैं अप एंड इंक्लाइंड प्लेन में क्या होगा। ये देखो, हम फिर से बॉडी को कंसीडर करेंगे, हम फिर से इसी बॉडी को कंसीडर करेंगे। देखते हैं अप एंड इंक्लाइंड प्लेन, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, अप एंड इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन का क्या होगा। लेट्स सी, देखो तो मेरे पास एक बॉडी है, ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लेशन सेम होगी थीटा। इसके ऊपर मैंने एक बॉडी फिर से रखी हुई है जिसपे ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। नेट फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। उससे पहले नेट फोर्स किधर था, नीचे की तरफ। अब नेट फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ। तो देखते हैं लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। सर एक तो नीचे की तरफ होगा, कौन सर, mg की तरफ होगा कुछ ऐसे, और नॉर्मल रिएक्शन से ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये मैं नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करता हूं ऊपर की तरफ। सर ये नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ, इसको मैं n मान के चलता हूं, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का उसूल है दैट बॉडी अगर आगे की तरफ जा रही है तो मैं पीछे की तरफ इसको रोकना चाहूंगी, और वाइस वर्सा, ठीक है ना। मतलब ये हमेशा इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी होती है। तो मोशन ऑफ द बॉडी किधर है, ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। फिर से रिजोल्यूशन होगा, सेम रूल यहां पे है, n और mg काम नहीं कर रहे हैं इसलिए ये रिजॉल्व हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर से जाएगा और दूसरा कंपोनेंट हम इधर से ड्रॉ कर रहे हैं। आपको याद होगा कौन सा कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। आपको पता है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये mg का कॉस होगा, और ये वाला mg का साइन थीटा होगा, ठीक है ना। ये mg का साइन थीटा, कुछ ऐसे, ठीक। अब देखो अब क्या होगा। अच्छा, ऊपर की तरफ हमने क्या किया है, ऊपर की तरफ हमने एक फोर्स एक्सर्ट किया है, ऊपर की तरफ हमने एक फोर्स एक्सर्ट किया है। ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ एक्सर्ट हुआ है। ये n जो है ये mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो वी राइट n इज इक्वल mg cos ऑफ थीटा। क्यों, आपको पता है, ये प्रीवियस अभी केस पर देखा दैट ना तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और ना ही उसकी मोशन नीचे की तरफ है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहां पर हम सीधे लिखेंगे F इज इक्वल, F जो है वो mg sin थीटा प्लस F के बराबर होगा। अब सवाल है सर क्यों। देखो हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट हम यहां पे क्या, ये F होता क्या है, इट इज द मिनिमम फोर्स। मैं इसको F मिनिमम भी लिख सकता हूं। ये वो मिनिमम फोर्स है कि हमें कितना, देखो मैक्सिमम फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा ब्लॉक पे सो दैट ये ऊपर की तरफ आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं आता। ये ऊपर की तरफ इसलिए नहीं जाता क्योंकि नीचे की तरफ इसको कौन खींच रहा है, सर इसको फ्रिक्शन खींच रही है और mg sin थीटा खींच रहा है। अगर हम इन दो फोर्सेस को ओवरकम करें, बोलो किसको, फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा को ओवरकम करें, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे। तो ये दोनों इसलिए एक ही काम कर रहे हैं, क्या, ये ब्लॉक को नीचे की तरफ लाना चाहते हैं। जो ही मैं इसको टेंडेंसी देता हूं ऊपर की तरफ, ये ब्लॉक को नीचे की तरफ लेके आना चाहते हैं। हमने क्या कहा कि मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट ये ब्लॉक ऊपर की तरफ आ जाए, ऊपर की तरफ जाए। तो मिनिमम फोर्स होना चाहिए कि हमें ओवरकम करना है, फिर जितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको ओवरकम करना है, और जितना mg sin थीटा होगा उसको ओवरकम करना है। इसलिए मैंने लिखा अप्लाइड फोर्स जो है, मिनिमम अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए mg sin थीटा प्लस f के बराबर, क्योंकि हमें इन दोनों को ओवरकम करना है। अगर हम इन दो फोर्स को ओवरकम कर रहे हैं जो इसको नीचे की तरफ लाना चाहते हैं, अगर हम इन दोनों फोर्स को ओवरकम करें तो बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट करेगी, या बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। सो देयरफॉर हम F मिनिमम को ऐसे लिख सकते हैं, F मिनिमम जो अप्लाइड फोर्स है, जो बॉडी पे अप्लाइड फोर्स है, जो इस बॉडी पे एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, अप्लाइड फोर्स जो बॉडी पे एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, वो होगा mg sin थीटा प्लस
एफ के बजाय हम लिखेंगे म्यू टाइम्स एन, नॉर्मल रिएक्शन, जैसे इससे पहले लिखा था, ठीक है ना। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू गो अप द इंक्लाइंड प्लेन कैन बी रिटन एज mg sin थीटा, वहीं पे लिखेंगे, प्लस म्यू वहीं पे लिखेंगे। तो m की वैल्यू आपने पहले से निकाल के रखी है, दैट्स mg cos ऑफ थीटा, कुछ ऐसे, ठीक है ना। अब अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, किस में, ब्लॉक में। एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ब्लॉक का मास और उसी की एक्सेलरेशन जो इस अप्लाइड फोर्स से, मिनिमम अप्लाइड फोर्स से प्रोड्यूस हुई है, वो होगी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos ऑफ थीटा, कुछ ऐसे, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लिखेंगे m a इज इक्वल, हम mg कॉमन निकालेंगे तो हमें रहेगा sin थीटा प्लस म्यू cos ऑफ थीटा। ये m और ये हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन वहीं पे जो हमने अभी निकाला था, g टाइम्स, या पहले हम sin थीटा लिखेंगे, सो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय g। ये हमारे पास वही एक्सेलरेशन मिली जो मैंने पहले लिखी थी। तो अगर आपको डाउन द प्लेन याद है, a इज इक्वल टू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इनटू g, तब आपको अप द इंक्लाइंड प्लेन बिल्कुल याद रहेगा, आपको नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन बनाना है। तो ये हमारे पास दो केसेस थे। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हिच इज मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एंड मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन आता है, दैट इज वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन एंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो बहुत आसान है, आपको एक्सेलरेशन मिली, आप वर्क डन इजीली निकाल सकते हो। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन, फिर लिखेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। पहले अप द इंक्लाइंड प्लेन पे जाएंगे, फिर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन पे जाएंगे। तो ये हमारा और एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बैंकिंग ऑफ रोड्स पे जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन का या सर्कुलर मोशन का। सो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी। बॉडी को अब मूव करना है कैसे, अप द इंक्लाइंड प्लेन। हम बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे, अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन, और देखेंगे वर्क डन कितनी हो। देखो अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला दैट अप द इंक्लाइंड प्लेन अगर आपको बॉडी लेके जानी है तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूसर इज गिवन बाय sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय g। ये अप, और डाउन में क्या है, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय g। अगर आपको याद होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई m से करूं तो मुझे मिलेगा m मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल, अब मुझे वापस जाना है, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में इसको बिल्ड किया, अब मैं इसको वापस लेके जाऊंगा। m इंटू a मुझे क्या मिलेगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय mg। हमने यहां से भी m मल्टीप्लाई किया और यहां से भी m मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये m इंटू a क्या देगा, ये देगा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मिलेगा, जो आप अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो वो कितना होगा, sin थीटा, ऐसे लिखेंगे, चलो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय mg। ये अप्लाइड फोर्स है। अब एज्यूम करो दैट हमारे पास ये बॉडी है और ये स्लाइड डाउन हो रही है, स्लाइड अप हो रही है, मूव अप हो रही है। तो आपको पता है इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे। सो mg होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी, वो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम एज्यूम और एक चीज करेंगे दैट जब हमने अप्लाइड फोर्स इस पे अप्लाई किया तो ये बॉडी यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस हुई और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। कितने डिस्प्लेसमेंट, s डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की है। कब, जब आपने इस पे F फोर्स अप्लाई किया है। नीचे की तरफ इसको दो फोर्सेस खींच रहे थे, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स खींच रहा था और दूसरा mg sin थीटा खींच रहा था। हमने उन दोनों को ओवरकम करके F फोर्स एक्सर्ट किया इस पे, ठीक है ना। उस F फोर्स ने इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की जो इतनी थी, और जब हमने फोर्स की वैल्यू निकाली तो फोर्स कितनी होगी नेट फोर्स इस पे, अप्लाइड फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय mg।
और इसी फोर्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की? एस डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की। क्या सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस की? हां, फोर्स भी ऊपर की तरफ और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ। फोर्स भी ऊपर की तरफ, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है? वो जीरो के बराबर होता है। क्या मैं देयरफॉर वर्क डन लिखूं ऐसे? तो वर्क डन जो हमने की, क्योंकि फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। जब फोर्स भी हो, अप्लाइड फोर्स भी हो, बॉडी डिस्प्लेस भी हो जाए, तो हम वर्क डिफाइन करते हैं कि हमने कितना वर्क किया, इस अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क किया इस बॉडी को डिस्प्लेस करने में, फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट टू दिस वेरी पॉइंट थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस। हमने लिखा सर वर्क डन होगी एफ डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और अगर इस डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक किया जाए तो ये मिलेगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा। जब डॉट को ब्रेक करेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हमें वर्क देती है, डॉट को ब्रेक किया तो एफ एस कॉस थीटा मिलेगा। थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है? सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना होगा? सर जीरो होगा। क्या मैं वर्क डन लिख सकता हूं सर? इट इज एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ जीरो। यस। क्या कॉस जीरो 1 के बराबर है? बिल्कुल। तो हमें क्या मिलेगा? वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो अगर मैं वर्क की प्रॉपर एक्सप्रेशन निकालू तो वर्क की प्रॉपर एक्सप्रेशन होगी साइन थीटा, फोर्स की वैल्यू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये ऐसे साइन थीटा प्लस बोलो म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एम जी, ये फोर्स की मल्टीप्लाइड बाय एस। तो ये हमें देगा वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप एंड इंक्लाइनेड प्लेन। वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप एंड इंक्लाइंड प्लेन। और अगर आपको डाउन इंक्लाइंड प्लेन लिखना होगा, जरा बोलो क्या करोगे? सर यहां पे प्लस के बजाय कौन सी साइड? माइनस साइन लगा देंगे। हमें मिलेगा व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी और बाय द ऑन द बॉडी इन मूविंग इट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, अगर हम इसको नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन अप एंड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एंड व्हाट इज द वर्क डन by the applied force in moving the body up and in moving the body down an inclined plane. Numerical देखते हैं इसमें। Find the force required to move a train of mass 10 raised to 4 kgs up an incline of 10 in 40. ठीक है? With an acceleration of 2 meter per second square, the value of mu is this and take g is equal to 10 meter per second square. हमें क्या बताया गया? एक incline आपके पास है, incline लेकिन 10 in 40 है। 10 in 40 का मतलब कुछ ऐसे, इंक्लाइन ऐसे होगा, ये 10 होगा, कौन? ये 10 होगा, परपेंडिकुलर 10 होगा और 40 हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लार्जर साइड होता है। तो 10 in 40 का मतलब है 10 ये होगा, 40 ये होगा। ठीक। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन ऑफ मास 10 raised power 4 kgs। तो हमें मास का वैल्यू दिया हुआ है 10 raised power 4 kgs, ये दिया हुआ है। Up an incline of 10 in 40, 10 in 40 incline है, with an acceleration of 2 meter per second square। तो कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर चलाना है? 2 meter per second square एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाना है इसको। ठीक है ना? इस टाइम मिनिमम फोर्स कैलकुलेट नहीं करना है, इस टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है। कितनी? 2 meter per second square, दैट्स अ लार्ज एक्सेलरेशन, और बाकी चीजें दी हुई है। तो आप यहां पे देखो, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहां पे वो फोर्स की वही रिलेशन लगाते हैं जो रिलेशन हमने अभी निकाली। आप बोलोगे ऐसा एक्सेलरेशन इतनी है, कितनी? ए इज इक्वल टू कितना? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई जी। ठीक है ना? सर एक्सेलरेशन ये है, इसी को एम से मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी एम से मल्टीप्लाई करो तो फोर्स निकलेगा। यहां पे नहीं, ये वो कंडीशन थी जब हमने ये निकाला था, ये कंडीशन थी जब आपने मिनिमम फोर्स लगाया था बॉडी पे, तब आपने लिखा था दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इनटू जी। इस टाइम आपके पास जो फोर्स लग रहा है ये बेटा मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं है, ये लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट असल में क्या है, ये हमारे पास ट्रेन है, ऊपर की तरफ जा रही है,
तो हमें पता है कि इस पे ग्रेविटी नीचे लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी, कुछ ऐसे। हम ऊपर की तरफ और एक फोर्स लगा रहे हैं F, हमें जिसकी वैल्यू चाहिए कि ये F कितना होना चाहिए सच दैट ये ट्रेन ऊपर चली जाए विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगी, ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा। फिर हमने इसको दो कंपोनेंट्स किए थे, ये ऐसे, ये वाला mg का अगर आपको याद होगा ये थीटा है, ये वाला mg का कितना होगा सर, ये वाला mg का cos थीटा होगा, यहां से mg का sin थीटा होगा, जो हम अभी निकाल रहे थे, ठीक है ना। अब देखो ये वाला n और mg cos थीटा आपस में तो बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू mg cos थीटा पहली इक्वेशन हमारे पास होगी। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है F, नीचे की तरफ कितना लग रहा है F और mg sin थीटा, लेकिन बॉडी किधर जा रही है सर, बॉडी तो ऊपर की तरफ जा रही है। क्या इसका मतलब ये कि ये वाला F पॉजिटिव होगा, हाँ सर ये वाला F तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये वाला F पॉजिटिव होगा, ठीक, ये वाले नेगेटिव होंगे, कौन F और mg sin थीटा। इधर की तरफ फोर्स कितना है F प्लस mg sin थीटा, ऊपर की तरफ कितना लगाया आपने F, ये दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो पॉजिटिव कौन होगा, पॉजिटिव ये वाला होगा क्योंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, ये वाला नेगेटिव होगा क्योंकि ये इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है। इज इक्वल टू क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय कितनी एक्सेलरेशन आपको चाहिए वो आपको दिया हुआ। तो ये रिलेशन हमें ढूंढनी है, ये वाला रिलेशन। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो। ये मैं इंक्लाइन बना रहा हूं 10 इन 40, ये 10 है और ये 40 आपको पता है। ये मैंने ट्रेन बनाई, ठीक है, ये ट्रेन है, इस पे लगने वाला फोर्स पहले mg नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ इसको नॉर्मल रिएक्शन खींच रही है, ठीक है ना। अब इसने अपने आप को दो हिस्सों में बांट दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये आपको पता है। mg cos थीटा यहां से होगा और यहां से बेटा mg sin थीटा होगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा। चूंकि बॉडी को ऊपर लेके जाना है तो इसका मतलब हमने अप्लाइड फोर्स यहां से अप्लाई किया है और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में आएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। अब देखो अब हम क्या लिखने वाला है, तो ये n जो है ये mg cos थीटा के साथ बैलेंस्ड है, ये n mg cos थीटा के साथ बैलेंस्ड है। यहां पे ऊपर की तरफ फोर्स F लग रहा है वो पॉजिटिव होगा, माइनस ये वाला नेगेटिव होगा, ये दोनों क्योंकि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे। कौन कौन, mg sin थीटा प्लस F, ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए ऐड हुए, लेकिन क्योंकि ये दोनों अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन थे इसलिए इसको नेगेटिव मान के चले। तो ये इस टाइम नेट फोर्स है बॉडी पे, ये कितना होगा मास मल्टीप्लाइड में एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है, m into a। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इंप्लाइज F इज इक्वल टू एक तो ये ma होगा प्लस होगा ये mg sin थीटा, ये इधर जाएगा mg sin थीटा प्लस f, कुछ ऐसे। ये मैंने सारी टर्म इधर लेके गया मैं, सो ma वहीं पे है प्लस mg sin थीटा प्लस f लिया हमने, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये दोनों ऐसे लिख सकते हैं, तो ये दोनों ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इट फर्दर इंप्लाइज f जो है वो किसके बराबर आएगा, ma वहीं पे लिखेंगे प्लस mg sin थीटा वहीं पे लिखेंगे। f हम लोगों को पता है, f होता है म्यू टाइम्स n, कुछ ऐसे। अच्छा म्यू सॉरी प्लस म्यू टाइम्स n कितना है mg cos थीटा, mg cos थीटा, तो इधर लिखेंगे म्यू टाइम्स mg cos थीटा। मुझे लगता है m हर जगह पे कॉमन निकलेगा, तो f इज इक्वल टू m हम कॉमन निकालेंगे, यहां रहेगा a प्लस g sin थीटा प्लस म्यू m बाहर निकाला हमने g cos थीटा। अब देखो हमें क्या चाहिए सर, a आपको पता है, a दिया हुआ है, g आपको पता है सर, g भी दिया हुआ है 10, ठीक है ना। तो ये थीटा सॉरी g पता है आपको, म्यू पता है आपको, म्यू भी दिया हुआ है, म्यू 0.005 है।
हमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर हमें साइन थीटा मिला, कॉस थीटा मिला, तो फोर्स ऑटोमेटिकली निकलेगा। अब सवाल है साइन थीटा कैसे निकालेंगे। अब देखो हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है 10 and 40 ट्रायंगल, 10, 40 ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, साइन थीटा निकलेगा। अगर ये थीटा हमने कंसीडर किया है, तब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमें साइन थीटा मिलेगा। सर साइन थीटा तो मिला, साइन थीटा इज इक्वल 10 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 कैंसिल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। साइन थीटा की वैल्यू भी मिली। अब कॉस थीटा चाहिए। क्या हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है? बिल्कुल। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर मिलेगा? इज इक्वल टू 1। सर ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा जो है वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू 1/4 है, तो ये तो हमें मिलेगा सर cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये cos का मिलेगा कितना, देखो cos की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/16। cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/16। 16 माइनस 1, 15/16 cos थीटा आएगा, सो अंडर रूट ऑफ 15/16। तो cos की वैल्यू मिली, देखो इसकी वैल्यू मिली, ये जी हमें पता है, ये म्यू हमें पता है, साइन थीटा की वैल्यू मिली, ठीक है ना। जी हमें पता है, ए हमें पता है, एम हमें पता है, तो एफ ऑटोमेटिकली मिलेगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इंक्लाइंड प्लेन का कि व्हाट इज द वर्क डन एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा बैंकिंग ऑफ रोड्स और बैंकिंग ऑफ कर्व्स, ठीक है।